गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पहले एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और फिर देखेंगे हम पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने आप एंटीबॉडीज को सिंथेसाइज करेगा, बजाय इसके कि उसको बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाए। सपोज मेरी बॉडी में किसी बैक्टीरिया ने एंटर किया, उसके अगेंस्ट मेरी बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बनाती है, मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन अगर हमें इंजेक्शन में बाहर से उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाए तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये दोनों के एग्जाम्पल है ना। यानी कि यहाँ पर बॉडी प्रिपेयर्स एंटीबॉडी इटसेल्फ। यहां पर क्या होगा, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज और इंजेक्टेड इन बॉडी। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन के दौरान उसकी बॉडी रिकवर कर जाए, अपने आप एंटीबॉडी बनाती, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल देंगे। जबकि पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी में जैसे सपोज किसी को सांप ने काट लिया और हम उसको क्या दे रहे हैं, उस वेनम यानी कि जहर के खिलाफ बने हुए एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसको एंटी वेनम कहा जाता है ना। तो वो एक तरह से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस है। देखो, एक्टिव और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में एक लाइन लिखी है, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो होगा इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि बॉडी को अपने आप एंटीबॉडीज बनाने में समय लगेगा। और ये जो है ये होगा फास्ट प्रोसेस, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बने बनाए बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into body during natural infection induce active immunity. When ready-made antibodies are given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. जैसे कि तुम ये कहो कि पैसिव इम्यूनिटी सांप के जहर के केस में हमें बाहर से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि कई बार क्या होता है कि जहर बॉडी में इतनी तेजी से फैलता है कि अगर हम ये वेट करें कि बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगी तो इतने बहुत देर हो चुकी होती है, जहर पूरी तरह से बॉडी में फैल के डैमेज कर चुका होता है। तो इससे पहले वो पहुंचे और फैले और डैमेज करे, हमें क्या करना है कि एंटीबॉडीज बने बनाए एंटीबॉडी को अंदर भेज देना है, जो कि उस जहर को क्या करे, उसको वहीं पर रोक दे, है ना। तो इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी काम करती है। पैसिव इम्यूनिटी के दो एग्जाम्पल हैं और एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो एग्जाम्पल हैं। वो दोनों एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले एक्टिव का नेचुरल और एक्टिव का आर्टिफिशियल, फिर आता है पैसिव का नेचुरल, फिर आता है पैसिव का आर्टिफिशियल। अब इनके एग्जाम्पल्स देखना क्या है, एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें कि बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाती है। तो इसका नेचुरल वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि कोई पर्सन किसी डिजीज कॉजिंग पैथोजन के कांटेक्ट में आया और उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाने शुरू की और उसकी बॉडी रिकवर हो गई, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल एक्टिव का, क्योंकि वो उस पैथोजन के कांटेक्ट में नेचुरली आया था और उसकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम में खुद एंटीबॉडीज बनाए, कांटेक्ट में आया नेचुरली, एंटीबॉडी बनाए खुद, इसीलिए क्या हुआ, नेचुरल एक्टिव। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे, अ पर्सन कमिंग इन कांटेक्ट नेचुरली विद पैथोजन।
इसके बाद आता है आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होता है कि पर्सन को अगर हमने वैक्सीन लगाई, सपोज पोलियो के वायरस की वैक्सीन किसी को लगाई, तो हम क्या कर रहे हैं कि पोलियो का वायरस उस पर्सन में इंजेक्ट कर रहे हैं और वो वायरस वीक है, यानी कि एटेनुएटेड है, बीमारी कॉज नहीं कर सकता, लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ। एंटीबॉडी बनाओ मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है। ऑर्गेनिज्म को हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन के रूप में, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो वैक्सीन किसमें आती है, आर्टिफिशियल एक्टिविटी। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव के एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे वो प्रोसेस होता है जिसमें एंटीबॉडी बने बनाए बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे किसी के बॉडी में नेचुरल तरीके से एंटीबॉडी अंदर चले जाते जाएं? इसका एग्जाम्पल है मदर टू चाइल्ड। जब माँ अपने बच्चे से प्लेसेंटा के थ्रू जुड़ी रहती है तो कुछ एंटीबॉडीज बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। उनको क्या कहते हैं, IgG। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होते हैं ये मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा जब मदर मिल्क पिलाती है ना, कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं फर्स्ट येलो मिल्क, उसमें जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो होते हैं IgE। तो मदर टू चाइल्ड जो एंटीबॉडीज का ट्रांसफर होता है वो होता है IgG प्लेसेंटा से, IgA मिल्क से। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पैसिव है क्योंकि बच्चे को बने बनाए एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, और नेचुरल है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर होने। अब आता है आर्टिफिशियल पैसिव, जिसमें बॉडी को बने बनाए एंटीबॉडीज तो मिल रहे हैं लेकिन वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट किए जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्नेक एंटीवेनम। स्नेक एंटीवेनम। तो ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोगों को दिए, 4 टाइप की इम्यूनिटी के, एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है। वैक्सीन का मतलब है एक ऐसा प्रिपरेशन जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एलिसिट कर दे, यानी कि इन्वोक कर दे कि तुम एक्टिवेट हो जाओ और इस पर्टिकुलर पैथोजन के या फिर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अगेंस्ट तुम्हें एक्टिवेट हो जाना है और अपने T और B सेल्स को एक्टिवेट कर देना है। तो इसकी डेफिनेशन होगी प्रिपरेशन विच एलिसिट्स का मतलब होता है एक्टिवेट्स, ELICITS, एलिसिट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट a pathogen, against a pathogen and or a foreign particle which leads to activation of T and B lymphocytes। ये एक वैक्सीन की डेफिनेशन है कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक प्रिपरेशन है
जो कि ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने वाले किसी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट पैदा करेगी, जो कि किस वजह से होगा, टी और बी लिम्फोसाइट्स के केस में। फॉर एग्जांपल अब जैसे जो इस समय बात चल रही है वो है कोविड-19 वायरस की या किसी और वायरस की, तो कोई भी पार्टिकल जैसे वायरस पार्टिकल है बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसको नॉन सेल्फ या फॉरेन मानेगा और उसके अगेंस्ट टी और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी की एक्टिवेट हो जाएगी। कल हमने बात की थी स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और वैक्सीन जब हम किसी पर्सन को दे देंगे तो उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होगी उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। उस तरह की जो इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप हुई इस वैक्सीन के देने की वजह से, इस प्रोसेस को कहिए इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीन देने के द्वारा हमने उस व्यक्ति को क्या दे दी, उसको हमने इम्यूनाइजेशन दे दी। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। कल मैंने एक बात बताई थी कि एक बी सेल के टाइप्स होते हैं जिनको कहते हैं मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स का फंक्शन ये होता है कि वो ये ध्यान रखते हैं कि इससे पहले इम्यून सिस्टम ने किस किस पैथोजन को एनकाउंटर किया था, है ना। तो वो जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो वो एक एलिवेटेड रिस्पॉन्स दिखाते हैं, यानी कि ज़्यादा एंटीबॉडी बनते हैं और ज़्यादा तेजी से बनते हैं, इंक्रीज नंबर एंड स्पीड की वजह से। दूसरा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, वैक्सीनेशन में एक प्रिपरेशन दिया जाता है एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। जैसे सपोज करो कि ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के या तो इस बैक्टीरिया के सेल को पूरा ही इंजेक्ट कर दो बॉडी में, है ना, लेकिन तब तो ये डिजीज कॉज कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको वीक कर देते हैं, ये बॉडी में जाकर डिजीज ना कॉज करता है, या फिर इसको कर देंगे हम किल। खाली किल किए हुए सेल को अगर अंदर इंसर्ट कर देंगे तो सेल तो मर चुका, अब डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को जरूर एक्टिवेट कर देता है क्योंकि वो अभी भी फॉरेन सेल है, ठीक है। और वीक का मतलब ये है कि वो जीवित तो है लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर सकता, उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो चुकी है। इनएक्टिवेटेड और वीकेंड का यही मतलब है। एक वर्ड अक्सर यूज किया जाता है एटेनुएटेड। एटेनुएटेड का मतलब भी वही होता है जो वीक का होता है, यानी कि एटेनुएटेड का मतलब क्या है, कमजोर किया हुआ, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो पहले से ही एंटीबॉडी बनवा के तैयार रख लेते हैं, बाद में जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है उस समय ये एंटीबॉडी काम आती है। द वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। ये तो मैंने बता ही दिया कि टी और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required as in tetanus। अब जैसे मैंने स्नेक बाइट का एग्जांपल दिया था, उसमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए था, है ना, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए था ताकि जहर फैल ना जाए। उसी तरह से इन्होंने यहाँ पर टिटनस का एग्जांपल दिया है। टिटनस के केस में बने बनाए एंटीबॉडीज बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी का इंतजार नहीं किया जाता, उसको क्या कहेंगे, एंटी टिटनस सीरम, है ना। तो वो असल में क्या है, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। तो वो किसका एग्जांपल हुए, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। उनको किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहले बना लिया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग से बड़ा है, जैसे कि हॉर्स की बॉडी में बना लेंगे। टिटनस का टॉक्सिन लिया, उसको इंजेक्ट किया हॉर्स की बॉडी में, हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडीज बने, उन एंटीबॉडीज को ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दिया। इस तरह से एंटी टिटनस सीरम काम करता है, ठीक है। इसके बाद आती है बात, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स का एग्जांपल मैंने अभी दिया है कि सांप के जहर के केस में क्या करते हैं।
दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, है ना। अभी अभी मैंने क्या कहा कि इसके जो पूरा सेल इंजेक्ट ना करें, ना तो सेल को मारे ना उसे कमजोर करें। सपोज करो कि इसकी सेल वॉल को या इसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स को इंजेक्ट कर दें, तो उस केस में भी वैक्सीन कैसी होगी, उतनी ही कारगर होगी। कारण यह है कि अभी भी ये जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं या सेल वॉल है, ये फॉरेन ही है बॉडी के लिए, तो इसके अगेंस्ट भी बॉडी उतनी ही अच्छी तरह से रिएक्ट करेगी। फिर जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो इस तरह की सेल वॉल जहां पर भी देखेंगे, जाहिर सी बात है बैक्टीरियल सेल वॉल पे देखेंगे, तो वो उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे डीएनए जो कि किसी पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के या वायरस के हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं पेशेंट की बॉडी में। अब चूंकि ये डीएनए तो फॉरेन है, तो इसके अगेंस्ट भी उसका जो इम्यून सिस्टम है पेशेंट का, वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो इससे फायदा ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कि कम समय में ज़्यादा वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं। जैसे हेपेटाइटिस वैक्सीन का एग्जांपल दिया है, तो वैक्सीन ज़्यादा लोगों को कम समय में उपलब्ध हो जाती है और सस्ती होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है वो क्या है, इससे जो वैक्सीन्स बनती हैं वो होती हैं चीप और ज़्यादा लोगों को कम समय में अवेलेबल हो जाती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि एक बैक्टीरियल सेल है, इसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन बनाना है, तो इसकी सेल वॉल में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, उन प्रोटीन्स को हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे कि ई कोलाई या फिर यीस्ट की मदद से तेजी से बनवा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन को कोई ना कोई डीएनए को कोड कर ही रहा होगा। उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई या यीस्ट के अंदर, और यीस्ट या ई कोलाई को मल्टीप्लाई करा लेते हैं लार्ज स्केल पर, मल्टीप्लाई एट लार्ज स्केल। तो जब ये तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ई कोलाई और यीस्ट, तो ये अपने प्रोटीन्स बना रहे होंगे। जो ये डीएनए हमने बाहर से दिया, वो डीएनए भी इनके अंदर एक्सप्रेस हो रहा होगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में वो प्रोटीन भी बन रहा होगा जो कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट था। तो इस ज्यादा मात्रा में बनने वाले प्रोटीन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, एज वैक्सीन। ठीक है, तो सब पेशेंट्स में उस प्रोटीन का इंजेक्शन लगा दो। वो प्रोटीन चूंकि फॉरेन था, तो उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी डेवलप होने लगी। इस तरह से भी कई वैक्सीन्स बनाई गई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि HIV वाला जो वायरस है, उसके आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन पाया जाता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसका नाम है GP120। अब इसको कोड करने वाला जो जीन सीक्वेंस है, यानी कि डीएनए, उस डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दो यीस्ट में या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया में। वहां पर इंट्रोड्यूस होने के बाद ये वाला जो GP120 प्रोटीन है, ये ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा। उसको वहां से आइसोलेट यानी कि प्राप्त कर लिया और इंजेक्शन के रूप में पेशेंट्स में लगा दिया। इस तरह से ये वैक्सीन काम करती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कम समय में ज़्यादा एक ही तरह के अगर मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया, उसके लिए यूज़ की जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करके बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी। थैंक यू।